नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इतिहास के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करी थी। उसी चर्चा को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज का जो मुख्य टॉपिक होने वाला है, जो क्लास का निचोड़ होने वाला है, वो होने वाला है कि मानव जो शुरुआती समय में घुमंतू जीवन खानाबदोश जीवन जीते थे, तो उस जीवन से लेकर के एक अस्थाई कहीं घर बना करके, कहीं गांव बसा करके रहने की शुरुआत कैसे हुई है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि जो आरंभिक मानव है उनके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, उन जानकारी के स्रोत क्या हैं, वो स्रोत किस प्रकार के हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रारंभिक मानव थे उनके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उन लोगों के द्वारा जो भी वस्तुएं यूज की जाती थी, प्रयोग में लाई जाती थी, जो भी औजार, पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे, जो भी कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, मतलब चित्र या कोई भी कला जो भी उनके द्वारा बनाई जाती थी पत्थरों पे, उनके द्वारा वो जहाँ रहते थे, निवास स्थान उनका जो भी था, उन जगहों से हमें पता चलता है किनके बारे में, तो आरंभिक मानव के बारे में। आज भी भारत में जो है केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में जो है शिकारी समाज के लोग रहते हैं, उन्हें देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि जो आरंभिक मानव थे वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। शिकारी से लेकर के और अलग अलग जगहों तक कुछ दिन अलग रहते थे। फिर वहाँ की जो भी खाने की सामान थी वो ख़त्म हो जाने के बाद क्या करते थे, कहीं और के लिए चले जाते थे और फिर वहाँ जो भी खाने का सामान मिलता था उसका यूज करते थे और इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो ये हुई कि उनके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक, तो कैसे मिलती है, तो उनके द्वारा जो भी वस्तुएं यूज की जाती थी, चाहे वो पत्थर के औजार हों, चाहे उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ हों, उनके जो निवास स्थान होते थे उनसे हमें उनके बारे में जानकारियाँ मिलती है। आज भी ये लोग कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, शिकारी लोग, तो केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ प्रदेशों में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अगर बात करी जाए कि आरंभिक मानव मुख्य रूप से रहते कहाँ थे, तो गुफा जो था उनका मुख्य बसेरा था। ठीक, आरंभिक मानव मेनली कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। ठीक, इसके अलावे जो है बहुत सारे ऐसे पुरास्थल मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं जो बतलाते हैं कि वो लोग नदियों के किनारे या फिर झीलों के किनारे भी रहते थे। ठीक है, अगर गुफा की बात करें तो गुफा जैसे साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के कुछ जगहों से हमें ये साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरंभिक मानव गुफा में रहते थे। तो कौन कौन से वो जगह थे, तो भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर, ये ऐसे जगह थे कहाँ के, मध्य प्रदेश के, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि आरंभिक मानव जो थे वो कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। ठीक है, इसके अलावा हमें और कौन कौन से जगह मिले हैं, तो नदियों और किनारों, झीलों के किनारे भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, नदियों और झीलों के किनारे भी रहते थे। लेकिन याद रखना है कि मुख्य रूप से उनका बसेरा क्या था, गुफा था। ठीक, इन सभी स्थलों से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो इन सभी स्थलों से शिकारी मानवों के कई निशान मिले हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र, जानवरों और लोगों की हड्डियाँ। ये सारी चीज़ें हमें इन सारी जगहों से मिली है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि प्रारंभिक जो मानव थे उनके बारे में जानकारी के स्रोत क्या हैं, तो उन लोगों के द्वारा जो भी वस्तुएं यूज की जाती थी, औजार यूज किए जाते थे, कलाकृतियाँ जो बनाई गई हैं, उनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। शिकारी समाज आज के संदर्भ में अगर आज हम देखें कि शिकारी समाज के लोग कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में। ठीक, अगर बात करी जाए कि उनका मुख्य बसेरा क्या था, तो मुख्य बसेरा उनका गुफा था। मुख्य बसेरा क्या था, गुफा था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश से मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मध्य प्रदेश में, तो भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, महेश्वर, इन स्थानों से हमें देखने को मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं कि प्रारंभिक मानव जो थे कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। इसके अलावे नदियों और झीलों के किनारे भी उनके होने का साक्ष्य मिला है। ठीक,
क्या क्या मिले हैं, तो पत्थर के औजार मिले हैं, गुफाओं पे बने चित्र मिले हैं, जानवर और लोगों की हड्डियां मिली हैं। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं कि उनकी जीवन शैली कैसी थी। तो आरंभिक मानव की जीवन शैली, तो किस में रहते थे, झुंड में रहते थे। ठीक, और चूंकि उनका मुख्य काम क्या होता था, अपना भरण पोषण। ठीक, तो इसके लिए वो क्या, या तो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते थे या फिर शिकार करते थे। तो शिकार में क्या क्या करते थे, तो हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि का क्या करते थे, शिकार करते थे। फिर अगर पेड़ पौधे की बात करी जाए तो पेड़ पौधों में फल, जड़ें, कंदमूल और जंगलों से उगे अनाज, जंगलों में उगे अनाज आदि उनका क्या था, मुख्य रूप से भोजन था। पहनावा की बात करें तो जानवरों की खाल, पेड़ों की पत्तियों एवं छाल इत्यादि का वो क्या करते थे, पहनावा के रूप में, कपड़े के रूप में यूज करते थे पहनावा के लिए। आग का भी प्रयोग करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता उन लोगों ने आग का प्रयोग भी सीखा और फिर उसके बाद क्या हुआ, आग का प्रयोग भी वो लोग करते थे। शिकार के लिए मुख्य रूप से कौन जाते थे, पुरुष जाते थे। ठीक, खाने को क्या करते थे, बांट करके खाते थे और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। पहले ही हम लोगों ने चर्चा करी है कि प्रारंभिक मानव किस तरह का जीवन जीते थे, तो घुमंतू टाइप का जीवन जीते थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे भोजन की तलाश में। ठीक, तो ये हो गया क्या, उनका जीवन शैली। ठीक, बात करें कि आरंभिक मानव के औजार कैसे थे, तो औजार मुख्य रूप से पत्थर के हुआ करते थे। ठीक, पत्थर के औजार थे, इसलिए जो प्राचीन काल है उसमें जो है जब तक पत्थर का यूज होता था उसके काल को पाषाण काल कहा जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे पाषाण काल कहा जाएगा और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाएगा। ठीक, तो औजार के बारे में अभी फिलहाल बात कर लेते हैं। तो पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग, हड्डियों को नुकीला बना करके आदि का उपयोग किस रूप में करते थे, औजार के रूप में करते थे। ठीक है, पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग शिकार, पेड़ों को काटने और उनकी छाल को छीलने में, जानवरों की खाल, जानवरों की खाल को क्या करते थे, पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग किस रूप में करते थे, तो शिकार, पेड़ों को काटने, उनकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतारने, उनको पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में इनका उपयोग करते थे। ठीक, इसके अलावे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत इत्यादि का उपयोग किस रूप में करते थे, माला बनाने के रूप में करते थे। ठीक, तो यहाँ हम लोगों ने देखा 2 चीज़ के बारे में, क्या क्या, औजार के बारे में और दूसरा की माला बनाते थे उनके बारे में। ठीक, औजार किसके थे, मुख्य रूप से पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियों के औजार बने होते थे। इन औजारों का उपयोग किस रूप में किया जाता था, तो शिकार में किया जाता था, पेड़ों को काटने में किया जाता था, उनकी छाल को छीलने में किया जाता था, जानवरों के खाल उतारकर पहनने लायक बनाने में किया जाता था। ठीक, और उसके बाद माला में किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता था, तो लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत इत्यादि का उपयोग मालाओं के रूप में किया जाता था। आगे क्या है, चित्र और नाच। ठीक है, शिकारी लोग जो गुफा के अंदर रहते थे तो वो क्या करते थे, रंगीन रंगीन चित्र बनाया करते थे। ठीक, किस तरह का चित्र बनाया करते थे, रंगीन चित्र बनाया करते थे। अब रंगीन चित्र बनाने के लिए रंग भी चाहिए होगा, तो रंग कहाँ से तैयार करते थे, तो रंगीन पत्थरों को घिस कर वो क्या तैयार करते थे, रंग तैयार करते थे। और बनाते किससे थे, तो बांस के ब्रुश से चट्टानों पे क्या करते थे, चित्र बनाते थे। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। ये हो गया चित्र के बारे में। ठीक, इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए जो चित्र हैं ये कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो भीमबेटका, मुख्य रूप से भीमबेटका का जो गुफा है, भीमबेटका में एक जगह मिला है जहाँ क्या है, गुफा में उनके रहने का साक्ष्य मिला है। तो भीमबेटका में जो गुफा है वहाँ हम लोग देखते हैं कि वहाँ चित्र, इन लोगों के द्वारा बनाए गए चित्र हम लोगों को मिलते हैं। चित्र में ज़्यादातर किन किन चीज़ों के चित्र देखने को मिलते हैं, तो बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के चित्र देखने को मिलते हैं। इससे क्या पता लगता है कि उस समय के लोग जो है बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि जानवरों से क्या थे, परिचित थे। ठीक है, आगे देखते हैं
चित्र बनाने के अलावा जो है उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ क्या था? नाच था, मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो मनोरंजन के लिए दो चीज़ें करते थे। ठीक, एक चित्र बनाते थे, दूसरा क्या करते थे? नाच। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है। तो मनोरंजन के लिए दो चीज़ें करते थे, एक चित्र बनाते थे और दूसरा क्या करते थे? नाच करते थे। चित्र कैसे होते थे? रंगीन होते थे। रंगीन चित्रों के लिए रंग कहाँ से लाते थे? तो रंगीन पत्थरों को घिस कर क्या करते थे? रंग बनाते थे। ठीक, रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग बनाते थे। और चित्र बनाते किससे थे? तो बांस के ब्रुश से चट्टानों पे क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। ये चित्र कहाँ मिलते हैं? तो भीमबेटका में मिलते हैं। इन चित्रों में क्या क्या मिलते हैं? तो बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के चित्र मिलते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। पैसरा नामक एक जगह है जो कहाँ है? बिहार में है। बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। ठीक, यहाँ जो है आरंभिक मानव से संबंधित कुछ पुराने स्थल यानी कुछ जगह मिले हैं। ठीक, पैसरा नामक स्थान कहाँ है? तो मुंगेर जिला में है, बिहार में है। ठीक, यहाँ मिला क्या है? तो यूरोप यानी कि मेनली फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों के औजार के तरह क्या मिले हैं? औजार मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों के औजार की तरह औजार कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं पैसरा। पैसरा है कहाँ? तो बिहार के मुंगेर जिला में है। ठीक, बातें क्लियर हो गई होंगी। दो चीज़ें, चित्र के बारे में और दूसरा पैसरा नामक स्थान के बारे में। पैसरा नामक स्थान किस लिए जाना जाता है? तो वहाँ फ्रांस में जो आरंभिक मानव थे वो जिस तरह का औजार तैयार करते थे उसी तरह का औजार यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि चूंकि आरंभिक समय में जो है मानवों के द्वारा जो है पत्थर का मेनली उपयोग किया जाता था, इसलिए पुरातत्वविद जो है इस काल को पाषाण काल का नाम दे दिए हैं। ठीक, पुरातत्वविदों के द्वारा जो है इस काल को क्या नाम दिया गया है? पाषाण काल। पाषाण मतलब होता है पत्थर का काल। चूंकि मेनली वो किसका यूज करते थे? पत्थर का यूज करते थे, इसलिए पुरातत्वविद ने कहा कि चलो इस काल को हम लोग क्या नाम देंगे? पाषाण काल का नाम देंगे। ठीक, क्लियर है। अब पाषाण काल को भी 3 भागों में 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल जो कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के 14,000 वर्ष पहले तक का समय काल है। पूरा पाषाण काल कब से कब तक का है? तो 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के 14,000 वर्ष पहले तक है। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या थी? तो लोग शिकार और भोजन संग्राहक के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार इस काल में हो चुका था, यानी पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो चुका था। अस्थाई आवास के रूप में जो है रहना शुरू कर चुके थे, यानी कि जो भी मेनली जो अस्थाई मतलब कि घुमंतु से लेकर के और अस्थाई रूप में रहने की जो भी इतना जो सफ़र है ये किस काल में ही पूरा हो गया था? तो पूरा पाषाण काल में ही पूरा हो गया था। घुमंतु से लेकर के और अस्थाई रूप तक रहने का सफ़र कहाँ तक पूरा हो गया था? पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। यह काल कब से कब तक है? 20 लाख वर्ष से लेकर के 14,000 वर्ष पहले तक। ठीक, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। यह लगभग 14,000 साल से लेकर के और 8,000 साल पहले तक का समय काल है। 14,000 साल से लेकर के 8,000 साल पहले तक का समय काल क्या है? मध्य पाषाण काल है। ठीक है, इसमें क्या है कि पर्यावरण में जो है कुछ बदलाव आए जिसके कारण क्या हुआ कि गर्मी बढ़ी। पर्यावरण में कुछ ऐसे बदलाव आए जिसके कारण गर्मी बढ़ी, जिसके कारण जो है गेहूँ, जौ, मरुआ जैसे अनाज क्या हुए? स्वयं से उगाए, मतलब अपने से क्या हुए? उगाए। पर्यावरण में बदलाव के कारण क्या हुआ? गर्मी बढ़ी, और गर्मी बढ़ी इसके कारण जो है हमें क्या क्या देखने को मिले? गेहूँ, जौ, मरुआ, इन सारी चीज़ों के क्या हुए? अनाज हम लोगों को देखने को मिले, अपने स्वतः ही क्या हुए? उगाए। ठीक, आगे है कि कई क्षेत्रों में जो है घास वाले मैदान बनने लगे। इससे घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक, पर्यावरण चेंजेज आए हैं, पर्यावरण में बदलाव आए हैं, जिससे क्या बढ़ा है? गर्मी बढ़ा है।
और गर्मी बढ़ा उससे क्या हुए, फसल में क्या क्या हुए हैं, अनाज में क्या क्या उगे, तो गेहूँ, जौ और मरुआ खुद ब खुद उगाए। इसके अलावे क्या हुए कि घास के मैदान भी क्या हुए, बने, और उससे क्या हुआ कि घास पर जो आश्रित शाकाहारी जानवर थे उनकी संख्या क्या हुई, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। ठीक, इस समय में जो है लोग और यानी कि पूर्व पाषाण काल में ही क्या करते थे, औजार बनाते थे पत्थर के, लेकिन इस काल में मध्य पाषाण काल में और बेहतर औजार बनाना शुरू हो चुका था। ठीक है, जिससे क्या हुआ था कि लकड़ी पर जो है लगा करके इस्तेमाल करने की शुरुआत हो गई थी। तो पत्थर के औजार और उस पर लकड़ी, पत्थर के औजार के साथ लकड़ी को लगा करके और इस्तेमाल करने की शुरुआत किस काल में हो गई थी, तो मध्य पाषाण काल में हो गई थी। आगे देखते हैं नव पाषाण काल। ठीक, नव पाषाण काल का जो काल है 8000 साल से लेकर के 3000 साल पहले तक का समय काल क्या है, नव पाषाण काल कहलाता है। इसमें बाकी तो विकास हो ही चुका था, साथ ही साथ जो है उनके रहन सहन और कला कौशल में भी क्या हुआ, बदलाव आया। ठीक, रहन सहन और ज़्यादा बेहतर हुआ, कला कौशल में और ज़्यादा सुधार हुआ। जो भी कलाएं होती है, चित्र बनाना या फिर नाच का उपयोग करते थे उसमें, और विभिन्न तरह के बर्तन बनाने, फिर उस बर्तन पे कलाकृतियाँ जो भी है, इस सारी चीज़ों में क्या हुआ था, और बेहतर सुधार हुआ था नव पाषाण काल तक। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं एक बार रिवीजन कर लें। सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक, वो पढ़े। उसके बाद वो कहाँ कहाँ रहते थे इसके बारे में पढ़े हैं। इस चीज़ को जो है आप याद रखेंगे, ये सारे जगह याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक, इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे कि वो लोग कहाँ कहाँ रहते थे। ठीक, उनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, किन किन चीज़ों से मिलती है, जो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से कौन कौन से चीज़ मिले हैं, स्रोत मिले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में, उनकी जीवन शैली कैसी थी इसके बारे में हम लोगों ने बात करी है। और उसके बाद जो है उनके औजार क्या थे, उन औजारों के यूज यानी उपयोग क्या थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे, तो चित्र और नाच का प्रयोग करते थे। फिर जा कर के पैसरा नामक स्थान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद अंतिम में हम लोगों ने पाषाण काल को देखा। पाषाण काल में 3 काल को हम लोगों ने देखा, जिसमें महत्वपूर्ण क्या है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार जो है ये महत्वपूर्ण है। मध्य पाषाण काल में क्या है कि पत्थर के औजार के साथ साथ जो है लकड़ी का उस पर लगा करके लकड़ी पे क्या किया जाता था, पत्थर का औजार लगा करके उसका इस्तेमाल, ये क्या है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि वातावरण में जो है गर्मी बढ़ी थी, जिसके कारण गेहूं, जौ और मरुआ जो है अपने आप उगाए थे। ये महत्वपूर्ण है मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में क्या है कि उनके जीवन के जो है रहन सहन और कला कौशल में और ज़्यादा सुधार हुआ। ठीक, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में अधिक मिला है? तो किस राज्य में अधिक मिला है? मध्य प्रदेश में। हम लोगों ने देखा था कि भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, महेश्वर, ये सारे जगह कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ के बने होते थे? तो अधिकांशतः किस चीज़ के बने होते थे? पत्थर के बने होते थे। बातें क्लियर है? आगे है, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? गया, गोपालगंज, मुंगेर, दरभंगा। सिंपल सा आंसर है इसका, क्या हो जाएगा? मुंगेर। आगे क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, खाली जगहों को भरने वाला है। खाली स्थानों को भरे। भीमबेटका किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था? तो आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा गुफा था। ठीक, इसके अलावा नदियों और झीलों के किनारे रहते थे, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो गुफा में रहते थे। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नाच किया करते थे। ठीक, उसके बाद 10 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। तो ये क्या था, कौन समय था? मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल कब से कब तक है? 14,000 साल से लेकर के 8,000 साल पहले तक है। तो यही साल है, इसमें हम लिख सकते हैं 14 से लेकर के
और 8,000 साल पहले तक क्या है कि दुनिया की जलवायु गर्म हुई, जिसके कारण जो है गेहूँ मरुआ जैसे जो है फसल अपने आप उगाए, घास के मैदान भी उगाए। और उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि ये फसल उगाए तो फसल से अनाज भी मिले, और उसके बाद जो घास के मैदान उगाए तो उससे क्या हुआ कि शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। यहाँ तक हो चुका है। अब चौथा चैप्टर भी इसी में देख लेते हैं। इसमें है बात करनी है प्रथम कृषक एवं पशुपालन। अब चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि न पुरापाषाण काल में ही लोग क्या हो चुके थे, अस्थायी रूप से रहना शुरू कर चुके थे। अब देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये जो खेती की शुरुआत है, खेती और पशुपालन, इसकी शुरुआत कैसे हुई है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है, अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि खेती की जो शुरुआत है ये सबसे पहले जो है ईरान और इराक देश की तलहटी वाली जो एरिया है उसमें 8,000 से 10,000 साल पहले हुई थी। ठीक, सबसे पहले खेती की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ईरान और इराक के तलहटी वाले एरिया में हुई थी। कब हुई थी, तो 8,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले हुई थी। 8,000 से 10,000 साल पहले का मतलब है, अगर हम ईसा पूर्व में इसको देखें तो 2,000 इसमें से घटा दें तो क्या हो जाएगा, 6,000 से 8,000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, ईरान और इराक देश के तलहटी में खेती की शुरुआत हुई थी। भारत में खेती की शुरुआत कब हुई थी, तो आज से 5 से 6,000 साल पहले पश्चिम उत्तर भारत में क्या हुई थी, खेती की शुरुआत हुई थी। हम लोगों ने पहले चैप्टर में मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा है, जहां हम लोगों ने देखा था कि मेहरगढ़ वह स्थान है जहां सबसे पहले जो है गेहूं का फसल उपजाया गया था। ठीक है, तो मेहरगढ़ भी पश्चिम उत्तर भाग में ही पड़ता है। और खेती की शुरुआत, भारत में खेती की शुरुआत भी कहाँ हुई थी, पश्चिम उत्तर भाग में ही हुई थी। कब हुई थी, तो 5 से 6,000 साल पहले हुई थी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पेड़ पौधों की जो बेहतर जानकारी थी वो किनको रहती थी, तो वो महिलाओं को रहती थी। समूह की जो महिलाएं रहती थी, चूँकि प्रारंभिक लोग झुंड में रहते थे, समूह में रहते थे, तो समूह की जो महिलाएं थी उनको पेड़ पौधों के बारे में बेहतर जानकारी रहती थी। क्यों, क्योंकि आम तौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि को इकट्ठा करने का काम कौन किया करती थी, महिलाएं किया करती थी। तो स्वाभाविक है कि महिलाओं को उसके बारे में बेहतर जानकारी होती होंगी। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं कि खेती की शुरुआत कैसे हुई होगी। अब क्या हो रहा है कि शुरुआती लोग क्या करते थे कि एक जगह जाते थे, वहाँ जो भी अनाज थे उसका उपयोग करते थे, और फिर वहाँ जब अनाज खत्म हो जाता था तो फिर दूसरे जगह के लिए प्रस्थान कर जाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा कि जब एक जगह से लोग दूसरे जगह गए होंगे तो वहाँ उस तरह का अनाज नहीं मिल रहा होगा जैसा वो खाने को अभ्यस्त होंगे। पहले जहाँ रहते थे वहाँ दूसरे तरह का अनाज मिला होगा, और अब जब नई जगह गए हैं तो वहाँ क्या हुआ होगा कि अलग तरह का अनाज मिला होगा, और जब उसका उपयोग किए होंगे तो शायद खाने में उन्हें अच्छा न लगा हो। तो क्या किए होंगे कि अपने साथ जो कुछ बचा हुआ अनाज लाए होंगे उसी को खेत में, ज़मीन में गाड़ दिए होंगे, और फिर जा कर के वहाँ से खेती की शुरुआत हुई होगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है कि इससे पहले जो है उन लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ, इस तरह के जो दाने हैं, अनाज के दाने हैं, ज़मीन में गाड़े जाएं तो इसी तरह के पौधे उगाते हैं। ठीक, तो क्या हुआ होगा कि नई जगह गए होंगे, उनको उस तरह का खाना नहीं मिल पाया होगा जिस तरह का खाने के वे अभ्यस्त थे। तो क्या हुआ होगा कि अपने साथ जो अनाज के दाने लाए थे वो ज़मीन में गाड़ दिए होंगे, और फिर वहाँ से क्या हुआ होगा, खेती की शुरुआत हुई होगी। अब चूंकि खेती की शुरुआत हुई है तो फसल को तैयार होने में कुछ ना कुछ समय लगेगा ही। तो समय लगेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ रहने के लिए कुछ अपना अस्थाई घर वगैरह बनाए होंगे, और यहीं से क्या शुरुआत हो जाएगी, अस्थाई रूप से रहने की शुरुआत हो जाएगी। ठीक, अब चूंकि एक जगह अस्थाई रूप से रह रहे हैं तो क्या होगा कि आपस में सहयोग भी होगा, तो आपसी संबंध भी बनेगा, और एक घर से दो घर, दो घर से तीन घर, तीन घर से चार घर, और इस तरह से क्या होगा, गांव का विकास हुआ होगा। अब चूंकि एक जगह रह रहे हैं तो क्या हुआ होगा कि बाद में उन्हें और जानवरों के जो भी उपयोग हैं, एक तो शिकार, मतलब शिकार के रूप में उनका उपयोग, मतलब
मांस के रूप में उनका उपयोग वो लोग जानते थे। इसके अलावा क्या हुआ होगा उन्हें कि पता चला होगा कि हाँ, इनका जो है और भी रूप से उपयोग किया जा सकता है, और फिर क्या किए होंगे कि पशुपालन वहाँ से शुरू कर दिए होंगे। तो ये एक सीक्वेंस बना होगा कि खेती के शुरुआत के साथ साथ ही क्या हुआ, अस्थाई आवास का शुरुआत हुआ। अस्थाई आवास के बाद क्या हुआ, गांव का शुरुआत हुआ। आरंभिक जो गांव हैं वो बनना शुरू हुए। आपसी संबंध की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई, इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। अब क्या होगा कि फसल उगा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार जो फसल उगा है उसको एक ही बार में गड़ाक से खा जाएंगे, तो उसके भंडारण की भी समस्या आई होगी। तो उसके लिए भंडारण के लिए जो बाकी बचे अनाज हैं उसके भंडारण की समस्या के समाधान के लिए क्या किए होंगे, बर्तन बनाना शुरू किए होंगे। तो वहाँ से क्या होगा, बर्तनों की शुरुआत हुई होगी। तो एक चीज़, कृषि की शुरुआत इन सारी चीज़ों की शुरुआत की क्या है, कारण बनी है। ठीक, तो इस तरह से एक सीक्वेंस से क्या हुआ है कि शुरुआत हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या है। समूह की महिलाओं को क्या होती थी, पेड़ पौधों की विशेष जानकारी होती थी। अब नई जगह जाने पे वहाँ के जंगली फसल जो खाने के अभ्यस्त नहीं मिलने पे, जो जिस तरह के खाने के अभ्यस्त थे वो जो है नहीं मिलने पे, साथ लाए बीजों को ज़मीन में डाल करके सिंचाई करके और खेती की शुरुआत हुई। और खेती की शुरुआत के साथ साथ ही और किन चीज़ों की शुरुआत हो गई, अस्थाई आवास की शुरुआत हो गई, अनाज भंडारण की शुरुआत हो गई, आरंभिक गाँव बनने शुरू हो गए, पशुपालन की शुरुआत हो गई। और अब जब चूंकि एक जगह रह रहे हैं तो क्या हुआ, कुछ कला कौशल में का भी विकास होगा, कताई बुनाई की भी शुरुआत हुई। अब ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चूंकि पशुपालन है तो पशुपालन से संबंधित कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जो भी पशु को वो पालतू बनाते थे, जो भी जानवर को वो पालतू बनाते थे, उस समय किन चीज़ों को वो ध्यान में रखते थे। ठीक, तो ऐसा पशु पालतू बनाते थे जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके। ऐसा नहीं कि शेर को जो है हम पालतू बनाएंगे, उसके लिए रोज़ दिन खुद शिकार करके जाके लाना पड़ेगा, तो ऐसे को हम लोग पालतू नहीं बना सकते हैं। ऐसे को पालतू बनाएंगे जिसके लिए क्या है, भोजन आसानी से उपलब्ध कराया जा सके, जो हिंसक ना हो। ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, पालतू के रूप में उपयोग करेंगे, जो साथ में इधर उधर लाया जा सके। ठीक, उसके बाद क्या हो, जो कि शिकार खोजने में और भोजन ढूंढने में मदद करे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें चाहिए थी किसी भी पशु को पालतू बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि जाकर के शेर को बना लिए, पता चला कुछ दिन के बाद खुद पालने वाले को ही खा गया। ठीक, तो पशु क्या हो, हिंसक भी ना हो, उसके लिए आसानी से भोजन भी मिल जाए, इधर उधर उसको ले भी जाया जा सके, और शिकार खोजने और भोजन खोजने में वो क्या करे, मदद भी करे। ठीक, तो सबसे पहले कुत्ता, फिर सूअर, फिर भेड़, बकरी, इन सारे चीज़ों का इस तरह से पालना शुरू किया। लेकिन सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया उन लोगों ने, कुत्ता को। ठीक है, अब पशुपालन से लाभ क्या था, खाने की चीज़ें मिल जाती थी। ठीक, खेती के काम में प्रयोग कर लेते थे, वस्तुओं को लाने ले जाने में, और उसके बाद मांस भी, जीवंत मांस मतलब जिंदा मांस उन लोगों को मिलता था। जिंदा मांस का मतलब है कि जब चाहें उन्हें मार करके खाया जा सके। ऐसा नहीं कि कुछ दिन पहले मरा हो और मरा हुआ देख करके फिर जा करके उसको मारे। जब ज़रूरत हो तब जा करके उनसे हम मांस प्राप्त कर लें, तो उसको हम लोग कह सकते हैं जीवंत मांस। ठीक है, तो पशुपालन से क्या क्या लाभ थे, खाने की चीज़ें मिल जाती थी। जैसे अगर गाय का पालन शुरू हुआ, गौ पालन, तो उससे क्या मिल जाता था, दूध मिल जाता था। ठीक, खेती के काम में उसका उपयोग कर लिया जाता था। वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में उनका उपयोग हो जाता था। और लास्ट में क्या है, जीवंत मांस। कुछ जानवर ऐसे थे जिनसे जीवंत मांस उन लोगों को मिल जाता था। आगे देख लेते हैं, नवपाषाण युग। इससे पहले वाले चैप्टर में नवपाषाण युग के बारे में बस एक लाइन था कि क्या था, थोड़ा सा जो है रहन सहन में सुधार आया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में उस चीज़ों को देखेंगे कि नवपाषाण युग, चूँकि इसको बदलावों का काल कहा गया है, तो क्या क्या ऐसे बदलाव हुए थे, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। क्या हुआ था, यह वह समय है जिसमें मानव पहली बार शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं
पशुपालक एवं खाद्य या अनाज उत्पादक बन गया। ठीक है, यह वह समय है जिसमें मनुष्य पहली बार शिकारी से लेकर के शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक और उत्पादक बन गया। ठीक, उसके बाद क्या है कि आरंभिक गांव बसने शुरू हो गए, सामाजिक संगठन का विकास हुआ, पत्थर के औजार जो है आकार में और छोटे और मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार और चमकदार बनाने की शुरुआत हो गई। ठीक, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है नवपाषाणकालीन पशुपालकों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यानी कि नवपाषाण काल में जो है पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में क्या मिले हैं, पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है कि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त क्या है, मुंगेर के चिरौंध, झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र भी क्या हैं, नवपाषाण कालीन हैं। ठीक, क्या क्या देखने को मिला है, शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक और अनाज उत्पादक बन गए हैं, गांव बसने लगे, सामाजिक संगठन की शुरुआत हुई, औजार जो थे वो आकार में और ज़्यादा छोटे हुए, मजबूत हुए, पहले से ज़्यादा धारदार चमकदार हुए। ठीक, उसके बाद क्या है कि पशुपालन की शुरुआत भी हुई और उसके बाद जो है कुछ एरिया के बारे में बताया गया है जो कि क्या थे, नवपाषाण कालीन थे। पश्चिम उत्तर क्षेत्रों को छोड़ करके कौन कौन थे, बिहार के मुंगेर, चिरौंध, ठीक, और झारखंड के कुछ बहुत सारे क्षेत्र क्या थे, नवपाषाण कालीन थे। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन चीज़ें जो है पहली बार कहाँ मिली हैं। ठीक, पहले चैप्टर में ही हम लोग बात किए थे कि गेहूं और जौ जो थे सबसे पहले कहाँ मिले थे, मेहरगढ़ में मिले थे। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि चावल जो है सबसे पहले कोल्डिहवा में मिला था। कोल्डिहवा और चौपानी मांडो के बारे में हम लोग पढ़े थे, वहाँ हम लोगों ने बात करी थी कि कोल्डिहवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो चावल जो है सबसे पहले कहाँ, कोल्डिहवा में उपजाया गया था। गेहूं, जौ, भेड़ और बकरी पशुपालन में और गेहूं जौ कृषि में सबसे पहले कहाँ उपयोग किया गया था, तो मेहरगढ़ में उपयोग किया गया था। ठीक, चावल कोल्डिहवा में। अब चावल हो चुका है जानवर के खुर के निशान। ठीक, ये कहाँ मिले हैं, तो ये अगेन मेहरगढ़ में मिले हैं। अब चूंकि गेहूं हो चुका है, कुत्ता, भेड़, बकरी ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो दलहन एक नई चीज़ है। तो दलहन की शुरुआत कहाँ हुई है, बुर्जहोम में हुई है। दलहन कहाँ हुआ है, दलहन उपजने की शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ हुई है, तो बुर्जहोम कश्मीर में हुई है। उसके बाद क्या है, गेहूं हो चुका है, जौ हो चुका है, एक बचा चना। तो चना की शुरुआत चिरौंध के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि चिरौंध क्यों है, तो चना का फसल, इसके लिए चिरौंध को जाना जाता है। इसके बाद जो है ज्वार बाजरा हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, भेड़ सुअर हो चुके हैं। काला चना और ज्वार बाजरा की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है, पेयमपल्ली में देखने को मिलता है। पेयमपल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, बुर्जहोम कश्मीर में, चिरौंध बिहार में और आंध्र प्रदेश में कौन है, पेयमपल्ली है। ठीक, गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, मेहरगढ़ में मिलते हैं। ठीक, चावल के कोल्डिहवा में, दलहन के बुर्जहोम में, चना के चिरौंध में, काला चना और ज्वार बाजरा के कहाँ, पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ सबसे पहले गेहूं जौ उगाने की शुरुआत हुई थी और पशु पालने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यहाँ जो है पुरातत्वविदों को जो है 7 स्तर मिले हैं। स्तर क्या होते हैं, अभी जस्ट देख रहे हैं कि जब एक संस्कृति के बाद दूसरी संस्कृति, दूसरी के बाद तीसरी संस्कृति, तो एक संस्कृति एक स्तर होता है, उसके ऊपर दूसरी संस्कृति दूसरा स्तर, तीसरी संस्कृति तीसरा स्तर। ठीक, यानी कि एक संस्कृति के शुरुआत से लेकर के पतन तक ये एक स्तर हुआ। फिर दूसरी संस्कृति आई, यहाँ से दूसरी संस्कृति शुरू हुई, तो दूसरी संस्कृति के आरंभ से लेकर के पतन तक दूसरी हुई। फिर इसी तरह से तीसरी, चौथी, तो इस तरह से क्या मिले हैं, मेहरगढ़ में 7 स्तर मिले हैं, जिसमें से 3 स्तर क्या हैं, नवपाषाण काल के हैं। ठीक, यानी कि 7 संस्कृति वहाँ पे 7 संस्कृतियों का उदय हुआ, फिर उनका पतन हुआ। ठीक, इसमें से 3 स्तर ऐसे हैं, 3 संस्कृति ऐसी है जो नवपाषाण कालीन है। ठीक, आगे देख लेते हैं।
प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादक और पशुओं में भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ये जो स्तर मिले हैं इनमें से प्रत्येक में कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यहाँ के घर कैसे थे? तो यहाँ के घर आयताकार एवं चौकोर थे। यहाँ मृतकों के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो मेहरगढ़ की विशेषताएं क्या क्या थी? तो मेहरगढ़ की पहली विशेषता तो थी कि यहाँ गेहूं और जौ उपजाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेहरगढ़ से ही हुई थी। पशुपालन में जो है भेड़ और बकरी सबसे पहले कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़ में ही मिला है और प्रत्येक स्तर से मिला है। ठीक, यानी कि प्रत्येक संस्कृति में भेड़ और बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के घर कैसे थे? तो आयताकार और चौकोर थे। मृतकों को दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बातें क्लियर हुई होंगी। देख लेते हैं स्तर क्या होता है। खुदाई में किसी पूरा स्थल से कई स्तर मिलने का तात्पर्य है वहां एक एक कर कई संस्कृतियां उदित हुई और उनके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का क्या हुआ? उदय हुआ। बातें क्लियर हो गई होगी कि स्तर क्या है। एक संस्कृति शुरू हुई फिर उनका पतन हुआ, तो ये शुरुआत से लेकर के पतन तक एक स्तर। फिर दूसरी संस्कृति शुरुआत हुई फिर उनका पतन हुआ, तो दूसरी संस्कृति की शुरुआत से लेकर के दूसरी संस्कृति के पतन तक ये क्या हुआ? दूसरा स्तर हुआ। तो ऐसा स्तर कितना मिला है मेहरगढ़ में? 7 स्तर मिले हैं, जिसमें से 3 स्तर क्या हैं? नवपाषाण काल के हैं। आगे चिरौंद के बारे में देख लेते हैं। चिरौंद कहाँ है? बिहार में है। बिहार के किस जिले में है? तो छपरा जिले में है। ठीक, बिहार के छपरा जिले में क्या है? चिरौंद है। यहाँ पे कितने स्तर मिले हैं? तो 3 स्तर मिले हैं। स्तर समझाने की जरूरत अब शायद से नहीं होगी। यहाँ कितने स्तर मिले हैं? 3 स्तर मिले हैं। यहाँ जो है पत्थर के औजार के अलावे बड़ी संख्या में हड्डियों सिंह के बने औजार भी मिले हैं। यहाँ के घर कैसे होते थे? गोल होते थे। मेहरगढ़ के घर कैसे होते थे? तो आयताकार और चौकोर होते थे। चिरौंद के घर कैसे होते थे? तो गोल होते थे। उसके बाद घरों में जो है चूल्हे एक समूहों में मिले हैं। समूह में चूल्हे समूह में मिलने का मतलब होता है ना, आजकल भी गांव में देखते हैं 1 चूल्हिया 2 चूल्हिया 3 चूल्हिया होता है। या फिर अगर अब तो गैस का चूल्हा आ गया है तो उसमें भी 1 बर्नर 2 बर्नर 3 बर्नर ऐसे करके 4 बर्नर करके हम लोग देखते हैं ना। तो पहले ज़माने में चूँकि मिट्टी के अभी भी है गाँव में, तो मिट्टी के जो है एक चूल्हा भी बनता था। साथ में सटा 2 चूल्ही अगर बन गया तो वो क्या होता था? 2 चूल्हिया कहलाता था। फिर 3 चूल्हा बना तो 3 चूल्हिया कहलाता था। तो इस तरीके से घरों में जो है चूल्हे जो है समूह के रूप में मिले हैं। घर कैसे थे? घर गोल होते थे, समूह में चूल्हे मिले हैं। ठीक, मिट्टी के जो है काफ़ी सुंदर सुंदर बर्तन मिले हैं जो कि काले काले नीले लाल धूसर रंग के थे। ठीक, यहाँ से गेहूँ धान मसूर के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। ठीक, तो चिरौंद से क्या क्या मिला है? चिरौंद है क्या? यहाँ सबसे पहले तो बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं, यानी कि 3 संस्कृति का उदय और पतन हुआ यहाँ पे। और उसके बाद क्या है? पत्थर के औजार के अलावे जो है हड्डियों और सिंह के बने औजार भी मिले हैं। घर कैसे होते थे? घर गोल होते थे। चूल्हे समूह में मिलते थे। बर्तन भी मिले हैं जो कि काफ़ी सुंदर सुंदर थे। कौन कौन रंग के थे? तो काले काले नीले रंग के लाल धूसर रंग के थे। यहाँ पे गेहूँ धान मसूर के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि इन फसलों का उपजाऊ होता था। और इसके अलावे जो है मिट्टी के खिलौने भी यहाँ से मिले हैं। चिरौंद हो चुका। अब यहीं तक शायद ये चैप्टर है, शायद कि ख़त्म हो गया अब ये चैप्टर। ठीक, इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सबसे पहले जानवर, किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? कुत्ता, बंदर, गाय, बकरी। किसको बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था। इसके बाद जो है भेड़ बकरी इन सारे जानवर को पालतू बनाना शुरू किया गया था। गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, हल्लूर, चिरौंद, पेयमपल्ली। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। चिरौंद से क्या मिलता है? हल्लूर के बारे में तो नहीं दिया गया है। यहाँ से क्या मिलता है? चना का मिलता है। पेयमपल्ली से क्या मिलता है? तो काला चना और ज्वार बाजरा मिलता है। आंध्र प्रदेश, पेयमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चिरौंद कहाँ है? बिहार में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक, उसके बाद है चावल का प्रमाण भारत में कहाँ मिला है? कहाँ से मिला है? तो ये पहले चैप्टर में भी देखे हैं, इस चैप्टर में भी देखे हैं। कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से मिला है। कोल्डिहवा क्या था?
तो कोल्डीवा कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ है, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक। मेहरगढ़ में क्या मिला है, तो गेहूं और जौ ये मिले हैं और भेड़ बकरी के साक्ष्य मिले हैं। चिरौंद अगेन बिहार में बतला दिया है। पैसरा कहाँ है, मुंगेर जिला में है। ठीक। चिरौंद कहाँ है, छपरा में है। और जहाँ की क्या मिला है, चना मिला है। ठीक। पैसरा कहाँ था, मुंगेर में था। पैसरा किस चीज़ के लिए नामी था, मतलब वहाँ जो पहचान है किस चीज़ के लिए की जाती है, वहाँ फ्रांस में जो आरंभिक लोग थे जिस तरह का औजार बनाते थे उसी तरह के जो औजार यहाँ से मिले हैं। सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है मिलान करने वाला। चिरौंद कहाँ है, ये जगह है, और कहाँ है वो उसका मिलान करना है। चिरौंद कहाँ है, बिहार में है। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। बुरजहोम कहाँ है, कश्मीर में है। और कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे क्वेश्चन नहीं है तो आज का क्लास यहीं पे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ फ़ायदा हो तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए।